चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं एक ट्रिक में सब याद। जी हाँ, एक ट्रिक में सब याद, यानी कि आप लोगों को एक ट्रिक में कवि उनकी जो भी रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और उनकी जो रचना है उनकी विधा क्या है, इन सबको आप लोग याद कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को बेहतरीन ढंग से पढ़ते हैं। चलिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आप लोग पहले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। पहला क्या है? विट्ठलनाथ की रचना क्या है? श्रृंगार रस मंडन। श्रृंगार रस मंडल किसकी रचना है? विट्ठलनाथ की। ये देखिए 2015 में पूछा गया है। जिस सत्र में प्रश्न पूछे गए हैं उनके साथ में हमने सत्र को राइट कर दिया है। इससे आप लोग को ये समझ में आएगा कि प्रश्न हमारे कितने महत्वपूर्ण हैं। तो जो श्रृंगार रस मंडल है, श्रृंगार रस मंडल किसकी रचना है? विट्ठलनाथ जी की रचना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कौन है? मथुरानाथ शुक्ल। कौन है? मथुरानाथ शुक्ल। मथुरानाथ शुक्ल की रचना क्या है? पंचांग दर्शन। पंचांग दर्शन किसकी रचना है? मथुरानाथ शुक्ल की। तो इसके लिए हमारी ट्रिक क्या होगी? आप लोग देखिए ट्रिक क्या है हमारी। जो शुक्ल जी हैं, कौन शुक्ल जी? मथुरानाथ शुक्ल जी। शुक्ल जी पंचांग दर्शन के लिए मथुरा गए। शुक्ला जी पंचांग दर्शन के लिए मथुरा गए। तो ये सेंटेंस तो आपको याद ही हो जाएगा। इस सेंटेंस में सब कुछ छुपा है। देखिए, पंचांग दर्शन क्या है? रचना है। किसकी रचना है? मथुरानाथ शुक्ल जी की। मथुरानाथ शुक्ल जी की जो रचना है पंचांग दर्शन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग याद कर लेना, शुक्ला जी की जो रचना है वो क्या है? पंचांग दर्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? मुंशी इंसा अल्लाह खां। मुंशी इंसा अल्लाह खां की रचना क्या है? रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी मुंशी इंसा अल्लाह खां की क्या है? रचना है। 2015 में पूछा गया है। ट्रिक देखिए क्या है। मुंशी इंसा अल्लाह खां, मुंशी इंसा अल्लाह खां रानी केतकी को कहानी सुनाते थे। किसको कहानी सुनाते थे? रानी केतकी को। तो ये रानी केतकी है क्या? रचना है। किसकी रचना है? इंसा अल्लाह खां की। इंसा अल्लाह खां क्या है? लेखक है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग चीज़ों को ध्यान से समझते चलना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है सदल मिश्र की रचना। सदल मिश्र की रचना क्या है? नासिकेतोपाख्यान। क्या है? नासिकेतोपाख्यान। सदल मिश्र की जो रचना है वो क्या है? नासिकेतोपाख्यान। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखने के लिए भी हमारे पास ट्रिक है। ट्रिक क्या है? सदल जो मिश्र हैं, सदल ने नचिकेता को उपाख्यान दिया। क्या दिया? उपाख्यान दिया। तो यहाँ पे सदल हमारा किसको डिनोट कर रहा है? सदल मिश्र जी को। किसको डिनोट कर रहा है? सदल। सदल हमारा डिनोट कर रहा है सदल मिश्र जी को। और सदल मिश्र जी क्या है? लेखक हैं। किसके लेखक हैं? ये जो हमारा नचिकेता वर्ड है, नचिकेता हमारा नचिकेतोपाख्यान को डिनोट कर रहा है। किसको? नचिकेतोपाख्यान को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग कैसे समझ सकते हैं? देखिए, हमने ट्रिक पढ़ी, सदल ने नचिकेता को उपाख्यान दिया। तो नचिकेता हमारा किसको डिनोट कर रहा है? रचना को। कौन सी रचना? नचिकेतोपाख्यान को। और नचिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? सदल, यानी कि सदल मिश्र जी की रचना है। तो इस तरीके से इसको आप लोग याद कर सकते हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? किशोरी लाल जी हैं। कौन है? किशोरी लाल जी हैं। किशोरी लाल जी की रचना क्या है? इंदुमती। इंदुमती किशोरी लाल जी की रचना है। इसका इंपॉर्टेंस देखिए, 2014-15 में पूछा गया है, पूछा जा सकता है। किशोरी लाल जी की रचना है इंदुमती और सुल्ताना। अब आप लोग कहोगे सर जी इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? तो इसको याद करने के लिए आप लोग देखिए, इसको याद करने की हमारी ट्रिक है। इंदुमती और सुल्ताना क्या थी? किशोरी थी। समझिए, इंदुमती
और जो सुल्ताना है वो कैसी थी, किशोरी थी। तो ये जो किशोरी वर्ड है ये हमारा किशोरी लाल जी को इंगित कर रहा है। किसको इंगित कर रहा है, किशोरी लाल जी को। किशोरी लाल जी हैं क्या, लेखक हैं। और इनकी रचना क्या है किशोरी लाल जी की, इंदुमती और सुल्ताना, ये हमारी क्या है, रचना है। तो चीज़ें आप लोगों के बेहतर समझ में आ रही होंगी, आप लोग ध्यान से पढ़ना, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो इंदुमती और सुल्ताना किशोरी लाल जी की रचना है। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है श्रीनिवास दास जी हैं। श्रीनिवास दास जी की जो रचना है वो क्या है, परीक्षा गुरु। हम लोग प्रमुख जो भी एग्जाम में पूछे गए उन्हीं रचनाओं की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो श्रीनिवास दास हैं, श्रीनिवास दास की रचना है क्या, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु की विधा क्या है, उपन्यास विधा है। श्रीनिवास दास की रचना है परीक्षा गुरु, और परीक्षा गुरु की विधा क्या है, उपन्यास। हमारा 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसको भी ट्रिक के माध्यम से देखते हैं, इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। आप लोग ध्यान देना, जो भी ट्रिक्स होगी, ट्रिक में सबसे पहला हमारा लेखक का नाम होगा, रचना होगी, और रचना के बाद विधा होगी। ठीक है, अभी आप लोग देखना। चलिए देखते हैं हम लोग। श्रीनिवास दास, श्रीनिवास ने परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु एक ऐप है, परीक्षा गुरु। श्रीनिवास ने परीक्षा गुरु जो ऐप है उत्कर्ष क्लासेस से डाउनलोड किया। कहाँ से डाउनलोड किया, उत्कर्ष क्लासेस से डाउनलोड किया। तो यहाँ से जो श्रीनिवास वर्ड है, श्रीनिवास ने परीक्षा गुरु ऐप उत्कर्ष क्लासेस से डाउनलोड किया। यहाँ पे जो श्रीनिवास है, श्रीनिवास किसको डिनोट कर रहा है, लेखक को। लेखक किसके, परीक्षा गुरु के लेखक। परीक्षा गुरु किस विधा में लिखी गई है, उपन्यास। तो यहाँ से देखिए श्रीनिवास हमारा श्रीनिवास दास को रिलेट कर रहा है, श्रीनिवास हमारा श्रीनिवास दास से संबंधित है। परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास की रचना है, और किस विधा की रचना है, उपन्यास। यहाँ से जो उत्कर्ष का ऊ है, उत्कर्ष का ऊ हमारा बता रहा है कि जो परीक्षा गुरु है, जो परीक्षा गुरु है उसकी विधा क्या है। तो आप लोग ट्रिक को समझते चलिएगा, ट्रिक से आप लोग चीज़ों को बेहतरीन ढंग से और आसानी से याद कर सकते हो। नहीं तो हमारे पास इतने सारे लेखक हैं कि आप लोग लेखक, उनकी रचना, विधा का नाम आसानी से नहीं याद रख सकते। तो आप लोग ट्रिक्स को 2-3 बार पढ़िएगा तो चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन है, नेक्स्ट है श्याम सुंदर दास। और श्याम सुंदर दास जी की रचना क्या है, रूपक रहस्य। क्या रचना है, रूपक रहस्य, श्याम सुंदर दास जी की रचना है। और किस विधा में लिखी गई है, आलोचना। विधा क्या है इसकी, आलोचना है। 2018 में हमारा पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए हम लोग ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। श्याम सुंदर दास ने, लेखक का नाम हमने पूरा लिखा, श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास हमारा लेखक को डिनोट कर रहा है, श्याम सुंदर दास जी को। श्याम सुंदर दास ने रूपा के जो रूपक रहस्य हैं, श्याम सुंदर दास ने रूपा के रूपक रहस्य की आलोचना की। किसकी आलोचना की, रूपा के जो रूपक रहस्य हैं उनकी आलोचना करी। तो रूपक रहस्य और साहित्य, ये दोनों चीज़ें श्याम सुंदर दास जी की रचनाएं हैं। रूपक रहस्य और साहित्य, ये जो रूपक रहस्य है, साहित्य है, दोनों इन्होंने किस विधा में रचना करी है, आलोचनाएं हैं। ठीक है, कैसी हैं, आलोचना है दोनों। तो श्याम सुंदर दास हमारे लेखक हो गए, इनकी रचना क्या है, रूपक और रहस्य। और रूपक रहस्य और साहित्य, रूपक रहस्य और साहित्य कौन सी विधा में लिखी गई, आलोचना विधि में। आप लोग इस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हो। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट भी वही है, अभी हमने श्याम सुंदर दास जी को पढ़ा। श्याम सुंदर दास जी की जो रचना है रूपक रहस्य, और जो साहित्य आलोचन है, ये दोनों देखिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। 2018 में पूछा गया, 15, 17, 22 में पूछा गया है।
तो श्याम सुंदर दास की रचना क्या है? साहित्यालोचन आलोचन है, ये भी एक। श्याम सुंदर दास की दूसरी रचना क्या है? उरूपक रहस्य, ये भी आलोचना विधि में ही लिखी गई है। चलिए अब हम लोग मुंशी प्रेमचंद्र जी को देखते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इनकी रचनाओं को। देखिए प्रेमचंद्र की जो रचनाएं क्या है? गोदान है, गबन है, कर्मभूमि। गोदान, गबन, कर्मभूमि किस विधा में रची गई हैं? लिखी गई है, उपन्यास विधि है। ठीक है, विधा कौन सी है? उपन्यास है। और यहाँ पे देखिए जो सेवा सदन है, निर्मला है, इनकी भी विधा क्या है? ये भी उपन्यास विधा में लिखी गई हैं। गोदान, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला, ये जो हमारे रचनाएं हैं इनकी विधा क्या है? उपन्यास है। और देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, 2017, 19, 20, 22, 23 में पूछा गया है। तो आप लोग जरूर से जरूर याद करना। अब आप लोग कहोगे सर जी याद कैसे होगा? तो याद करने के लिए आप लोग ट्रिक समझिए। ट्रिक बहुत ही आसान है, इस एक लाइन से आप लोग इसको याद रख सकते हो। चलिए देखिए क्या है। प्रेमचंद्र की कर्मभूमि पर, प्रेमचंद्र जी हमारे कौन है? लेखक हैं। किसके? कर्मभूमि के। प्रेमचंद्र की कर्मभूमि पर निर्मला सेवा सदन ने, किसने? प्रेमचंद्र की कर्मभूमि पर निर्मला सेवा सदन ने उपन्यास गबन करके, क्या गबन करके? उपन्यास गबन करके गोदान किया। गोदान का मतलब गोदान होता है। हम लोग सेंटेंस को याद करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ तो निमोनिक होना चाहिए। तो हम लोग किसी न किसी तरीके से, हमारा काम है याद करना, तो हम लोग याद करेंगे। तो फिर से पढ़िए। प्रेमचंद्र की कर्मभूमि पर निर्मला सेवा सदन ने, निर्मला कोई सेवा सदन है, उपन्यास गबन करके क्या किया? गोदान किया। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। सीधा सीधा रचनाएं लिखी गई हैं यहाँ पे। प्रेमचंद्र जी हमारे लेखक हो गए, ये हमारा कर्मभूमि, उपन्यास कर्मभूमि हो गया, निर्मला हो गया, सेवा सदन हो गया। और किस विधा में लिखी गई? उपन्यास में। गबन भी उपन्यास है, गोदान भी उपन्यास है। तो इसके माध्यम से आप लोग विधा भी समझ सकते हैं। विधा इसमें लिखी गई उपन्यास, और यहाँ पे जो भी रचनाएं लिखी गई हैं किस विधा में? उपन्यास में है। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे हैं गुलाब राय जी। कौन है? गुलाब राय जी हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्या है? गुलाब राय जी हैं। गुलाब राय जी की रचनाओं को आप लोग ध्यान से देखिए। गुलाब राय जी की रचना है नर से नारायण। क्या है? नर से नारायण। ठलुआ कलब। क्या है? नर से नारायण, ठलुआ कलब। ये दोनों किस विधा में रची गई हैं? ये दोनों निबंध हैं। यहाँ से आप लोग समझिए गुलाब राय जी की रचना क्या है? नर से नारायण और ठलुआ कलब किस विधा में रची गई है? निबंध में। तो स्टूडेंट्स नर से नारायण, ठलुआ कलब किस विधा की रचना है? निबंध है। नेक्स्ट देखिए मेरी असफलताएं। क्या है? मेरी असफलताएं क्या है? आत्मकथा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2014, 16, 18 में आया है, आ सकता है पेपर में, आप लोग याद कर लेना। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? आत्मकथा है। और लिखने वाले कौन है? गुलाब राय जी हैं। नेक्स्ट मन की बातें। मन की बातें किस विधा की रचना है? निबंध है। लिखने वाले कौन है? गुलाब राय। इसको आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चलिए हम लोग द्विवेदी जी की रचनाओं को देखते हैं। द्विवेदी जी ने क्या क्या लिखा देखिए। अशोक के फूल। क्या है? अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, बाणभट्ट। यहाँ से देखिए अशोक के फूल, कुटज और जो कल्पलता है, एक किस विधा की रचना है? निबंध की रचना है। समझ जाइए फिर से। अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता निबंध विधा की रचना है, और इसको लिखने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। यहाँ पे देखिए बाणभट्ट की आत्मकथा, यहाँ पे आत्मकथा लिखा है, तो ये सोच करके आप मत समझना कि हमारा क्या है? आत्मकथा है। ये है क्या? उपन्यास है। इस बात का आपको ध्यान रखना है।
बाणभट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है और इसको लिखने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ये भी देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, 2017, 19, 22 में आया है, एग्जाम में आ सकता है, आप लोग याद रखना। चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये जो महत्वपूर्ण रचना है इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। ट्रिक से चीज़ें आसान हो जाएंगी, आप लोग चीज़ों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो आप लोग ट्रिक पर ध्यान दीजिए। देखिए ट्रिक हमारा क्या है, हजारी प्रसाद के कुक ने अशोक के फूल निबंध को बाणभट्ट के उपासक को दिया। क्या दिया? हजारी प्रसाद के जो कुक थे, हजारी प्रसाद का जो कुक था उसने अशोक के फूलों को, किसके फूल को? अशोक के फूल जो निबंध हैं को बाणभट्ट के उपासक को दिया। अब आप लोग ट्रिक को समझिए। हजारी प्रसाद जी हमारे क्या हैं? लिखने वाले हैं। हजारी प्रसाद जी क्या है? लिखने वाले। क्या लिखा हजारी प्रसाद जी ने? कुक। कुक का मतलब यहाँ पे जो हमारा ए वाला कु है, पहले ए हमारा जो कु है, इस कु का मतलब हमारा क्या है? कुटज है। इस कु का मतलब क्या है? कुटज है। और यहाँ पे जो का है, इस का मतलब हमारा क्या है? कल्पलता है। कुक में जो कु है उसका मतलब हमारा कुटज है और जो का है उसका मतलब क्या है? कल्पलता है। तो हजारी प्रसाद जी की रचना क्या हो गई? कुटज और कल्पलता। कुटज और कल्पलता। नेक्स्ट देखिए, अशोक के फूल, अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, अशोक के फूल किस विधा की रचनाएं हैं? निबंध है। हमारे तीनों हो गए। देखिए, अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, कुटज, कल्पलता, अशोक के फूल किस विधा की रचनाएं? निबंध की। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए बाणभट्ट के उपासक को दिया ना, तो यहाँ पे जो बाणभट्ट है, बाणभट्ट हमारा किसको इंगित कर रहा है? बाणभट्ट की आत्मकथा को। किसको इंगित कर रहा है? बाणभट्ट की आत्मकथा। ये जो बाणभट्ट की आत्मकथा है इसको लिखने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और ये जो हमारा बाणभट्ट है यहाँ पे देखिए उपासक है। उपासक के उप को हम लोग रिलेट करेंगे किससे? उपन्यास से। इस टेक्निकल टर्म को आप लोग समझिए। बाणभट्ट को हम लोग बाणभट्ट की आत्मकथा से रिलेट करेंगे और यहाँ पे जो हमारा उपासक है, उपासक के उप को हम लोग उपन्यास से रिलेट करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी उन महत्वपूर्ण रचनाओं को किस विधा में लिखी गई हैं, इसके साथ में हमने इस ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसानी से समझा। तो आप लोग ट्रिक को 1-2 बार पढ़ना, 2-3 बार पढ़ना, जब तक ना याद हो जाए तब तक पढ़ना, याद हो जाएगा आप लोगों को आसानी से। ट्रिक अच्छी लगे तो आप लोग जरूर लाइक करना। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसमें इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी हमारी शुक्ल युग और जो शुक्लोत्तर युग है, इन्होंने दोनों युगों में रचना करी है। ये हमारी महान वाली ट्रिक में आती हैं। अगर आप लोगों ने हमारी पहले की क्लासेस ना देखी हो तो उसको भी देख लेना, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग महादेवी वर्मा जी को। ये जो महादेवी वर्मा जी हैं इनकी रचनाएं देखिए क्या क्या है। महादेवी वर्मा जी की जो रचना है श्रृंखला की कड़ियां। क्या है? श्रृंखला की कड़ियां, छड़दा। श्रृंखला की कड़ियां, छड़दा, ये दोनों किस विधा में लिखी गई हैं? निबंध में। श्रृंखला की कड़ियां, छड़दा निबंध विधा में लिखी गई है। नेक्स्ट देखिए, अतीत के चलचित्र। किसके? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, पथ के साथी। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, पथ के साथी। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है
और ए हमारी किस विधा में लिखी गई हैं? संस्करण एंड रेखा चित्र। किसमें? संस्करण और रेखा चित्र है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, पथ के साथी, ये हमारी अतीत के ये हमारी किस विधा में लिखी गई है? संस्मरण और रेखा चित्र में। अब आप लोग कहोगे सर जी इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों के लिए मैंने इसके लिए भी ट्रिक बना दी। तो चलिए आप लोग देखिए ट्रिक हमारी क्या है। आप लोग ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, चीज़ें आप लोगों की समझ में आएंगी। तो देखिए महादेवी वर्मा जी कहती हैं, अब हमारी लेखक कौन हो गया? महादेवी वर्मा जी। लेखक कौन हो गया? महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी क्या कहते हैं? पहले आप लोग ट्रिक पढ़िए। महादेवी वर्मा जी कहती हैं मेरे परिवार में, कहाँ पे? मेरे परिवार में पथ के साथी। पथ के साथी किसके पथ के साथी? महादेवी वर्मा जी के जो पथ के साथी हैं। महादेवी वर्मा जी कहती हैं मेरे परिवार में मेरे पथ के साथी ने स्मृति की रेखाओं, स्मृति की रेखाओं, अतीत के चलचित्रों, स्मृति की रेखाओं, अतीत के चलचित्रों के संस्मरण और रेखा चित्रों को, किसको? संस्मरण और रेखा चित्रों को क्षण भर में श्रृंखला की कड़ियों से क्या कर दिया है? श्रृंखला की कड़ियों से निरसित कर दिया है। ट्रिक आप लोग समझ गए? फिर से पढ़ लीजिए। महादेवी वर्मा जी कहती हैं मेरे परिवार में मेरे पथ के साथी ने स्मृति की रेखाओं, अतीत के चलचित्रों, संस्मरण और रेखा चित्रों को क्षण भर में श्रृंखला की कड़ियों से निरसित कर दिया है। सेंटेंस है, आप लोग इस सेंटेंस को ठीक ढंग से याद कर लेना। सेंटेंस को आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग उस टर्म की बात करते हैं जिसमें हमारा ये जो रचनाएं हैं वो शामिल है। समझिए महादेवी वर्मा जी क्या है? लेखक हैं। क्या लिखती हैं? मेरा परिवार। जो मेरे परिवार है ना, इसको आप लोग मेरा परिवार से रिलेट करना। देखिए नाम पूरा पूरा लिखा है, ज़्यादा शॉर्ट हमने नहीं किया, नहीं तो आपको समझने में प्रॉब्लम होती, समझने में दिक्कत होती। तो यहाँ पे जो मेरे परिवार है, मेरे परिवार को आप लोग रिलेट करना मेरा परिवार। नेक्स्ट मेरा परिवार और महादेवी वर्मा जी क्या लिखती हैं? पथ के साथी। पथ के साथी तो पथ के साथ ही है, साथ ही है, तो पथ के साथी। स्मृति की रेखाओं, जो स्मृति की रेखाओं हैं, स्मृति की रेखाओं को हम लोग रिलेट करेंगे किससे? स्मृति की रेखाओं से। किससे रिलेट करेंगे? स्मृति की रेखाओं से। और जो अतीत के चलचित्र हैं, किसके चलचित्र? अतीत के चलचित्र। यानी कि समझिए महादेवी वर्मा जी ने क्या लिखा है? मेरे परिवार, यानी कि मेरा परिवार, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र। ये रचनाएं किस विधा में लिखी गई? अब आप लोग देखिए संस्मरण और रेखा चित्रों विधा आ गई ना। किस विधा में है? संस्मरण और रेखा चित्र। ये जो संस्मरण और रेखा चित्र है ये हमारी किसको डिनोट कर रहा है? विधा को। किसकी विधा को? मेरा परिवार, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र। एक किस विधा में लिखी गई हैं? संस्मरण और रेखा चित्र में लिखी गई हैं। इतना आप लोग समझ गए? इतना आप लोग समझ गए? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा श्रृंखला की कड़ियां और छड़दा है। देखिए श्रृंखला की कड़ियां और छड़दा है, इसको हम लोग भी ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे देखिए छड़ को, रेखा चित्रों को क्षण भर में श्रृंखला कड़ियों से निरसित कर दिया। तो ये जो हमारा क्षण है, क्षण को हम लोग रिलेट करेंगे किससे? संबंधित करेंगे किससे? छड़दा से। किससे? छड़दा से। छड़दा और जो श्रृंखला की कड़ियां हैं, देखिए श्रृंखला की कड़ियां, जो हमारी श्रृंखला की कड़ियां हैं, श्रृंखला की कड़ियों को हम लोग रिलेट करेंगे श्रृंखला की कड़ियां से। किससे? श्रृंखला की कड़ियां से। छड़दा, श्रृंखला की कड़ियां किस विधा में लिखी गई हैं? विधा देखिए हमारा यहाँ छुपा हुआ है निरसित में। निरसित का जो नी है, निरसित का जो नी है वो हमें यह बता रहा है कि जो हमारी छड़दा है, श्रृंखला की कड़ियां हैं, वो किस विधा में लिखी गई हैं? निबंध विधा में लिखी गई हैं।
तो स्टूडेंट्स आप लोग इस ट्रिक को 2-3 बार पढ़ना, 2-3 बार पढ़ना, इससे आप लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ट्रिक अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर करना ट्रिक कैसी लगी आपको। चलिए माय डियर स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अब मैथिली शरण गुप्त जी की महत्वपूर्ण रचना क्या है? प्रतिशोध। क्या है? प्रतिशोध। प्रतिशोध हमारी किस विधा में लिखी गई? नाटक विधा में लिखी गई। प्रतिशोध की विधा क्या है? नाटक है। और ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेना, इसमें एक ही है। मैथिली शरण गुप्त की जो पुस्तक है प्रतिशोध, वो किस विधा में लिखी गई है? नाटक विधा में लिखी गई है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी के पास। आप लोग इसको याद कर लेना, मैथिली शरण गुप्त की रचना क्या है? प्रतिशोध। किस विधा में लिखी गई? नाटक में। चलिए अब हम लोग राम वृक्ष बेनीपुरी जी को देखते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचनाएं क्या है? देखिए, माटी की मूर्तें। क्या है? माटी की मूर्तें। देखिए 2015 में पूछा गया है और किस विधा में लिखी गई है? रेखा चित्र है। जंजीरें और दीवारें। जंजीरें और दीवारें क्या है? संस्मरण है। नेक्स्ट देखिए, गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब किस विधा में लिखा गया? निबंध में। पैरों में पंख बांधकर। पैरों में पंख बांधकर क्या है? एक यात्रा का वर्णन है। कौन सी विधा है? यात्रा वर्णन है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और किस वर्ष में पूछी गई हमने इसको भी लिखा, किस विधा में लिखी गई, यहाँ से आप लोग विधा भी समझ सकते हैं। अब याद करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो याद हम लोग कैसे करेंगे उसके लिए भी हम लोग ट्रिक पढ़ेंगे। चलिए, ट्रिक आप लोग ध्यान में रखना, 2-4 बार लिखना, दिमाग खाली हो तो रिवीजन करना, याद हो जाएंगी आप लोगों को एग्जाम के टाइम तक। चलिए नेक्स्ट देखिए, ट्रिक क्या है? ट्रिक राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी पहले ही लेखक का नाम, राम वृक्ष बेनीपुरी, इससे हमें भूलेगा नहीं किस लेखक की हम लोग रचनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए, राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने पैरों में पंख बांधकर। अब पैरों में पंख बांधकर हमारी क्या है? रचना है। देखिए, पैरों में पंख बांधकर क्या हमारी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने पैरों में पंख बांधकर यात्रा। अब यात्रा में क्या बता रहा है? यात्रा वर्ण, यानी कि जो हमारी पैरों में पंख बांधकर रचना है, किस विधा की रचना है? यात्रा का वर्णन है, विधा को बता रहा है। समझ गए होंगे आप लोग। पैरों में पंख बांधकर रचना है, ये हमारी क्या है? रचना है, और किस विधा में है? यात्रा का वर्णन है। नेक्स्ट देखिए, पैरों में पंख बांधकर यात्रा करते हुए कहाँ जाते हैं? गेहूं और गुलाब। यात्रा करते हुए गेहूं और गुलाब। अब गेहूं गुलाब क्या है? रचना है, और किस विधा की रचना? इसके लिए देखिए यहाँ पे हमारा छुपा हुआ है, गेहूं और गुलाब को निचोड़ते हुए। किसको निचोड़ते हुए? गेहूं और गुलाब को। निचोड़ते के नी में हमारा देखिए क्या है? नी से हम लोग किसको कनेक्ट कर सकते हैं? निबंध को। तो गेहूं और गुलाब हमारी क्या है? रचना है, और किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। तो आप लोग यहाँ से समझ गए होंगे गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है? निबंध की। लिखने वाले कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, गेहूं और गुलाब निचोड़ते हुए जंजीरों और दीवारों। देखिए फिर रचना आ गई, जंजीरों और दीवारों। ये जो जंजीरें और दीवारें हैं, जंजीरों और दीवारों को संस्मरण करते हुए। अब आप लोग ध्यान से सुनिए, जो जंजीरें और दीवारें हमारी रचनाएं हैं, ये जो जंजीरें और दीवारें रचनाएं हमारी हैं, एक किस विधा की रचना है? विधा यहाँ पे दी गई संस्मरण विधा। विधा कौन सी है? संस्मरण विधा है। संस्मरण करते हुए माटी की मूर्तों। माटी की मूर्तें आप लोग देखते हैं ना, तो जो माटी की मूर्तें हैं, माटी की मूर्तों को हम लोग रिलेट किससे करेंगे? माटी की मूर्तें से। और माटी की मूर्तें हमारी क्या है? क्या है? रचना है। और एक किस विधा की रचना है? यहाँ पे देखिए, माटी की मूर्तों का चित्र लिया।
अब चित्र से हम लोग किसको कनेक्ट करेंगे? रेखा चित्र को। और रेखा चित्र हमारी क्या बता रहा है? विधा को। यानी कि जो माटी की मूर्तों को हम लोग रिलेट करेंगे माटी की मूर्तें से, और माटी की मूर्तें हमारी क्या हैं? रचनाएं हैं। और एक किस विधा की रचनाएं हैं? रेखा चित्र विधा की रचनाएं हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। आप लोग ट्रिक को पढ़ना, कई बार पढ़ना, दोस्तों के साथ डिस्कस करना, याद हो जाएंगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन है? श्री राम शर्मा जी हैं। कौन है? श्री राम शर्मा जी। श्री राम शर्मा जी की रचना क्या है? देखिए, श्री राम शर्मा जी की रचना है जंगल के बीच शिकार। जंगल के बीच, ठीक है, क्या है रचना? क्या है? जंगल के बीच। 2018 में पूछा गया, इसको आपको लाइटली नहीं लेना है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, कभी भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको याद रखना। श्री राम शर्मा जी की रचना क्या है? जंगल के बीच। अब ये जो जंगल के बीच है किस विधा में लिखी गई है? शिकार साहित्य इसकी विधा है। क्या है? शिकार साहित्य। अब आप लोग कहोगे इसको कैसे याद करेंगे? तो इसके लिए देखिए, आप लोग बताइए शिकार होता कहाँ है? जंगल के बीच में। तो देखिए, श्री राम शर्मा ने जंगल के बीच, श्री राम शर्मा जी जो हैं वो कहाँ गए? जंगल के बीच शिकार करने गए। श्री राम शर्मा जंगल के बीच शिकार करने गए। तो श्री राम शर्मा जी हमारे क्या हो गए? लेखक हो गए। किसके लेखक हो गए? जंगल के बीच। जो उनका रचना, उनकी रचना है वो क्या है? जंगल के बीच। श्री राम शर्मा जंगल के बीच शिकार करने गए। तो श्री राम शर्मा जी ने लेखन किया किसका है? जंगल के बीच का। ये जो जंगल के बीच रचना है किस विधा की रचना है? शिकार साहित्य की रचना है। तो इस तरीके से इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कौन है? नेक्स्ट हमारे पास है काका कालेकर। कौन है? काका कालेकर जी हैं। काका कालेकर जी की रचनाएं क्या? आप लोग इसको देखिए, काका कालेकर जी की रचना है हिमालय प्रवास। क्या है? हिमालय प्रवास है। और हिमालय प्रवास की विधा क्या है? यात्रा वृत्त है। क्या है? एक यात्रा वृत्त है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, बापू की झांकियां हैं। काका कालेकर जी की रचना है हिमालय प्रवास, यात्रा वृत्त है, बापू की झांकियां संस्मरण है। और देखिए क्या है? उस पार के पड़ोसी। किस पार के पड़ोसी? उस पार के पड़ोसी। ये भी क्या है? एक यात्रा वृत्त है। तो चलिए हम लोग इसको भी ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए हमारी ट्रिक क्या कह रही? ट्रिक के माध्यम से समझना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। चीज़ों को हम लोग एक दो लाइन में बेहतरीन ढंग से याद भी कर सकते हैं। तो ट्रिक आप लोग समझिए। ट्रिक क्या कह रही है? देखिए, काका कालेकर जी हमारे क्या हैं? लेखक हैं। काका कालेकर ने हिमालय प्रवास। अब काका कालेकर जी की रचना क्या है? हिमालय प्रवास। ऐसे आप लोग समझ गए। काका कालेकर ने हिमालय प्रवास, रचना हो गई। अब रचना है तो इसकी विधा भी कहीं ना कहीं होगी। तो हिमालय प्रवास की यात्रा को बापू की झांकियों को संस्मरण करने के बाद उस पार के पड़ोसी से मिलने के लिए यात्रा पर निकल गए। ये हमारी ट्रिक है। तो ट्रिक को हम लोग समझते हैं। काका कालेकर जी हमारे लेखक हैं। क्या है? लेखक हैं। ट्रिक में अधिकतर हमने जो भी नाम रखा है वो लेखक का ही रखा है, ताकि ट्रिक आप लोगों को भूले ना। आप लोगों को पता लगे रचना याद हो गई और ये भूल गए किस लेखक ने लिखा है। तो इसलिए हमारा जो ट्रिक है, हमने लगभग सभी ट्रिक में जो हमारे लेखक हैं, लेखक का नाम पहले लिखा है। तो ये हमारी जो रचनाएं हैं, ये काका कालेकर जी की रचना क्या है? हिमालय प्रवास। हिमालय प्रवास काका कालेकर जी की रचना हो गई। और किस विधा की रचना है? एक यात्रा वृत्त है। देखिए क्या है? एक यात्रा वृत्त है। हमारा पहला हो गया हिमालय प्रवास किस विधा की रचना? यात्रा वृत्त की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बापू की झांकियां। बापू की झांकियां हमारी क्या है? बापू की झांकियां भी एक रचना है। यहां से देखिए, बापू की झांकियां क्या एक रचना है। और ये जो बापू की झांकियां किस विधा की रचना है? संस्मरण विधा की रचना है। तो यहाँ पे देखिए, अब रचना आ गई तो विधा भी आ जाएगी। जहां जहां रचना वहां वहां विधा, ऐसा हम लोग कह सकते हैं।
रचना आगे विधा भी आ जाएगी। विधा हमारी कौन सी है? संस्मरण है। बापू की झांकियां संस्मरण है। उसके बाद क्या देखिए, बापू की झांकियों को संस्मरण करने के बाद उस पार के पड़ोसी, किस पार के पड़ोसी? उस पार के पड़ोसी। देखिए उस पार के पड़ोसी भी हमारी रचना है। और एक किस विधा की रचना है? उस पार के पड़ोसी से मिलने के लिए यात्रा। किस तरह की किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्त है। तो यात्रा पर निकल गए। ट्रिक फिर से पढ़ लीजिए। काका कालेकर ने हिमालय प्रवास की यात्रा को बापू की झांकियों को संस्मरण करने के बाद उस पार के पड़ोसी से मिलने के लिए यात्रा पर निकल गए। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों की समझ में आ गया होगा कौन सा वर्ड किसको डिनोट कर रहा है, ये भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखिए कौन साहब हैं? विनय मोहन शर्मा जी हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन है? विनय मोहन शर्मा जी हैं। तो विनय मोहन शर्मा जी की रचना क्या है? दक्षिण भारत की एक झलक। जो हमारा दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत की एक झलक, इसको किसने लिखा है? विनय मोहन शर्मा जी ने। विनय मोहन शर्मा जी ने दक्षिण भारत की एक झलक निबंध को लिखा है। किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। जो हमारा साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया की जो एक झलक है, उसको किसने लिखा है? विनय मोहन शर्मा जी। किस विधा की रचना है? निबंध की। 2018 में पूछा गया है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास कौन है? नेक्स्ट धर्मवीर भारती जी हैं। कौन है? धर्मवीर भारती जी। अब धर्मवीर भारती जी की रचनाएं देख लीजिए। धर्मवीर भारती जी की रचनाएं देख लीजिए। गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। ये दोनों हमारी उपन्यास विधा की रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखिए, नदी प्यासी थी। क्या प्यासी थी? नदी प्यासी थी। और कहनी अनकहनी। नदी प्यासी थी, कहनी अनकहनी किस विधा की रचना है? नदी प्यासी थी हमारा नाटक है। कहनी अनकहनी हमारा क्या है? निबंध है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। ट्रिक के माध्यम से हम लोग चीज़ों को समझते हैं। तो ट्रिक हमारी क्या है? ट्रिक पढ़िए। धर्मवीर भारती पहले किसका नाम है? लेखक का नाम है। धर्मवीर भारती, कहनी किसी का नाम है। मान लेते हैं कहनी किसी का नाम है, अनकहनी भी किसी का नाम है, ठीक है। तो जो हमारे धर्मवीर भारती जी हैं, कहनी और अनकहनी के कहने पर, कहनी और अनकहनी के कहने पर क्या करते हैं? कहने पर गुसु। गुसु हमारा कोई नाम है, समझ लीजिए। गुसु भी कोई नाम है। कहनी अनकहनी के कहने पर गुसु को नदी प्यासी थी, गुसु को नदी प्यासी थी का नाटक दिखाने ले गए। किसका नाटक दिखाने के ले गए? नदी प्यासी थी। किसे दिखाने ले गए? गुसु को दिखाने ले गए। किसके कहने पर ले गए? कहनी अनकहनी के कहने पर ले गए। और कौन ले गया? धर्मवीर भारती ले गए। चीजें आप लोगों को याद हो गई होंगी। अब देखिए, ये जो कहनी और अनकहनी है, इसको हम लोग किससे रिलेट करेंगे? कहानी अनकहानी से। सेम वही वर्ड है, बीच में एंड लगा, एंड को हटा देना आपको और हमारी रचना मिल जाएगी। एंड हटाएंगे तो रचना मिल जाएगी। तो देखिए क्या है, कहनी अनकहनी हमारी रचना हो गई। और किस विधा की रचना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें आपको कहनी अनकहनी, लास्ट में नी आ रहा है, देखिए कहनी नी, अनकहनी नी, तो यानी कि क्या है? निबंध है। इस नी से हम लोग इस निबंध को रिलेट करेंगे, ठीक है। समझिए, देखिए कहनी, ये जो नी है, अनकहनी नी, इस नी को हम लोग निबंध से रिलेट करेंगे। किससे रिलेट करेंगे? निबंध से। तो कहनी अनकहनी की विधा आपको पता चल गई होगी। कहनी अनकहनी की विधा हमारी क्या है? निबंध है। इतना हो गया। रचना निबंध, जहां जहां रचना वहां वहां निबंध। चलिए नेक्स्ट देखिए,
कहनी अनकहनी के कहने पर गूसू, गूसू क्या है? गूसू। ये भी हमारा एक नाम है, मान लेते हैं नाम है, नाम हो या ना हो हम लोग मान ले रहे हैं नाम है। ये जो हमारा गू है, गू को हम लोग किससे रिलेट करेंगे? गुनाहों का देवता। किससे रिलेट करेंगे? गुनाहों का देवता से। और ये जो हमारा सू है, सू को हम लोग किससे रिलेट करेंगे? सूरज का 7वां घोड़ा। आप लोग समझ गए? गु को हम लोग रिलेट करेंगे गुनाहों का देवता से और सू को हम लोग रिलेट करेंगे सूरज का 7वां घोड़ा। अब देखिए सू, सा में बड़ा उप मात्रा सू, सू से हमारा क्या निकल रहा लास्ट में? ऊ। और जो ए हमारा ऊ है उसको हम रिलेट किससे करेंगे? ऊ को हम लोग रिलेट करेंगे उपन्यास से। किससे? उपन्यास से। तो हमारा जो गु सु गुनाहों का देवता और जो हमारा सूरज का 7वां घोड़ा है, एक किस विधा की रचना है? उपन्यास है। हमने कैसे रिलेट किया? हमने कहा सु कहने पे आपको लास्ट में ऊ मिल रहा है। ऊ का मतलब क्या हो गया? हमारी विधा क्या हो गई? उपन्यास हो गई। इसको थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया से आपको समझना है, क्योंकि इसमें जो विधा है हमारा रचना में शामिल है। इसमें जो हमारी विधा है वो रचना में शामिल है। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास रचना है मृगनयनी। वृंदावन लाल वर्मा जी की रचना है। तो देखिए वृंदावन लाल वर्मा जी की रचना क्या है? वृंदावन लाल जी की रचना है मृगनयनी। क्या है? मृगनयनी। और मृगनयनी हमारा क्या है? उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। इसको भी हमें ज़्यादा बढ़िया से समझना है। देखिए मृ, री आ रहा, मृ री, और यहाँ में ब्री, मृ ब्री। फिर से समझिए, मृ री आ रहा तो ब्री में भी री आ रहा। तो इसको हम लोग समझेंगे जो मृ है वो रचना किसकी है? ब्री की। यानी कि जो हमारी रचना है मृगनयनी वो रचना किसकी है? वृंदावन लाल वर्मा की। अब हम लोग कैसे समझेंगे उपन्यास कौन सा है इसके लिए? तो देखिए मृ, री लास्ट में आ रहा है और री से पहले हमारा क्या आता है? ऊ, और ऊ से पहले हमारा छोटा ऊ आता है और छोटा ऊ को हम लोग रिलेट कर देंगे किससे? उपन्यास से। तो हमें जो मृगनयनी है इस मृगनयनी की विधा मिल जाएगी। इतना सोचना है। तो इस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे तो चीज़ें जिंदगी भर नहीं भूलेंगी, मेरा मानना है। फिर से समझ जाइए, मृगनयनी के मृ को हम लोग रिलेट करेंगे री से। और देखिए जो रचनाकार है उसके नाम में भी री है, तो वृंदावन लाल वर्मा व्री। और अगर मृगनयनी का जो भी विधा है, विधा को जानना चाहते हैं तो यहाँ पे जो री आ रहा है इसमें हमारा कॉमन वर्ड क्या है? री। इस री से हम लोग लेखक की तरफ भी जाएंगे और इस री से हम लोग किसकी तरफ जाएंगे? विधा की तरफ भी जाएंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे हैं विष्णु प्रभाकर जी। कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। विष्णु प्रभाकर जी की रचना क्या है? आवारा मसीहा। क्या रचना है? विष्णु प्रभाकर जी की रचना है आवारा मसीहा। और आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? क्या है? जीवनी है। आवारा मसीहा क्या है? जीवनी है। और देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2015 से लगातार पूछा जा रहा है। 2015 से लगातार पूछा जा रहा है। चलिए विष्णु प्रभाकर जी की रचना है आवारा मसीहा और आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? जीवनी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे याद रखेंगे। हमारा मसीहा, आवारा को हम लोग हमारा से समझेंगे, ठीक है? आवारा मसीहा हमारा मसीहा, आवारा मसीहा हमारा मसीहा, आवारा मसीहा हमारा मसीहा। हमारा मसीहा आप लोग बताइए कौन है? एक तो सूर्य भगवान है, दूसरे विष्णु भगवान है, हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं। आवारा मसीहा को हम लोग रिलेट करेंगे हमारा मसीहा से। और हमारा मसीहा है कौन? देखिए हमारे जीवन का मसीहा कौन है? बताइए हमारे जीवन का मसीहा कौन है? विष्णु भगवान है और प्रभाकर यानी कि सूर्य देवता है। तो विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर। समझ गए आप लोग? यहाँ से देखिए आवारा मसीहा को हम लोग रिलेट करेंगे हमारा मसीहा से। और हमारे जीवन का मसीहा कौन है? विष्णु भगवान है, सूर्य भगवान है। सूर्य भगवान को हम लोग प्रभाकर से रिलेट कर रहे हैं। हो गया विष्णु प्रभाकर।
रचनाकार का नाम हो गया, हमारी रचना हो गई। आवारा मसीहा को हम लोग हमारा मसीहा से समझ रहे हैं, तो हमारी रचना हमारा को हम लोग किससे समझेंगे? आवारा से। हमारा किसको डिनोट कर रहा है? आवारा को। अब एक किस विधा की रचना, इसको कैसे हम लोग समझेंगे? देखिए, हमारा मसीहा कौन है? हमारे जीवन का मसीहा कौन है? विष्णु भगवान प्रभाकर जी, यानी कि सूर्य भगवान विष्णु प्रभाकर। और विष्णु प्रभाकर जी की रचना क्या है? आवारा मसीहा। और आवारा मसीहा क्या है? जीवनी है, हमारे जीवन का मसीहा। इस जीवन से हम लोग विधा को क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे ट्रिक। ये थोड़ी सी हमारी घुमावदार है, लेकिन समझ लेना, हमें चीज़ों को याद ही तो करना है, पेपर में सही करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है भगवती चरण वर्मा जी। कौन है? भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा की इन्होंने किन किन चीज़ों की रचनाएं करी, आप उसको देखिए। भूले बिसरे चित्र, क्या है? भूले बिसरे चित्र। भूले बिसरे चित्र की रचना किसने करी? भगवती चरण वर्मा जी ने। और किस चीज की? चित्रलेखा। भूले बिसरे चित्र और चित्रलेखा क्या है? उपन्यास है। किस विधा की रचना है? उपन्यास है। आप लोग समझ गए? भूले बिसरे चित्र, चित्रलेखा हमारी उपन्यास विधा की रचना है। और इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? अब हमारे पास बहुत सारे लेखक हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत सारी विधाएं हैं, हम लोग कैसे याद कर पाएंगे? तो इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करते हैं। ट्रिक समझिए। भगवती चरण वर्मा ने, देखिए इसमें भी लेखक हमारे पहले हैं। हमारे पास एक दो ऐसे ट्रिक्स हैं जिसमें लेखक का नाम हमारा बाद में आया, बाकी सब में हमने पहले ही रखा है। तो जो हमारे भगवती चरण वर्मा हैं, भगवती चरण वर्मा जी क्या है? लेखक हैं। किसके लेखक हैं? भूले बिसरे चित्रों के। अब ये जो हमारे भूले बिसरे चित्र है, इन भूले बिसरे चित्रों को हम लोग किससे इंगित करेंगे? भूले बिसरे चित्र से। वैसे ही चित्रों को आप लोग चित्र कर देना, आप लोगों को रचना मिल जाएगी। तो भूले बिसरे चित्र हमारा क्या है? रचना है। और देखिए, भूले बिसरे चित्रों से चित्रलेखा उपन्यास तैयार किया। फिर से समझिए, भगवती चरण वर्मा ने भूले बिसरे, यानी कि जो चित्र भूले बिसरे थे, पुराने थे, उन चित्रों से जो हमारे भगवती चरण वर्मा थे, इन्होंने चित्रलेखा उपन्यास तैयार किया। तो ये जो भूले बिसरे हैं और हमारा ये जो रचना है, भूले बिसरे और भूले बिसरे चित्रलेखा, दोनों रचनाओं किस विधा में है? यहाँ से देखिए, उपन्यास विधा में है। रचना रचना, जहाँ जहाँ रचना वहाँ वहाँ विधा, जहाँ जहाँ रचना वहाँ वहाँ विधा, और वहाँ वहाँ क्या है? लेखक भी हैं। तो आप लोग समझ गए। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है मोहन राकेश जी। मोहन राकेश जी, ये भी इम्पोर्टेंट हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए 2017 में आया, 22 में आया, 23 में आया, तो हर लहजे से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इनको भी देख लेते हैं। मोहन राकेश जी की रचना क्या है? लहरों के राजहंस। किसकी रचना है? मोहन राकेश जी की। मोहन राकेश जी की रचना है लहरों के राजहंस। और क्या है? आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ एक बरसात का महीना होता है। तो मोहन राकेश जी ने क्या लिखा? लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन। और एक किस विधा में लिखी गई है? एक नाटक की विधा है। चलिए हम लोग इसको भी ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। ट्रिक देखिए, ट्रिक पढ़िए आप लोग। मोहन राकेश जी, पढ़िए ढंग से। मोहन राकेश जी, अब मोहन राकेश जी क्या है? हमारे लेखक हो गए। मोहन राकेश जी ने क्या लिखा? आषाढ़ के एक दिन। ट्रिक पढ़ लीजिए पहले। मोहन राकेश जी ने आषाढ़ के एक दिन लहरों के राजहंस के साथ, जो लहरें चलती हैं ना, लहरों के राजहंस के साथ, हमें याद करना है, लहरों के राजहंस के साथ नाटक किया। क्या किया? नाटक किया। किस समय नाटक किया? आषाढ़ के एक दिन। आषाढ़ के एक दिन लहरों के राजहंस के साथ नाटक किया। किसने नाटक किया? मोहन राकेश जी ने नाटक किया। आप लोग समझ गए होंगे। मोहन राकेश जी ने आषाढ़ के एक दिन लहरों के राजहंस के साथ नाटक किया। अब यहाँ पे देखिए, मोहन राकेश जी हमारे लेखक हो गए। किस चीज़ के लेखक हैं? आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ के एक दिन को
हम लोग आषाढ़ का एक दिन समझेंगे। आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन किस विधा की रचना है? नाटक है। देखिए आषाढ़ का एक दिन हमारा क्या है? नाटक है। और प्लस और जो लहरों के राजहंस है, लहरों के राजहंस भी क्या है? किस विधा की रचना है? नाटक है। देखिए रचना प्लस रचना, दोनों रचनाएं किस विधा की है? नाटक की। रचना प्लस रचना यानी कि ए और ए दोनों रचनाएं हमारी नाटक है। और लिखने वाले कौन है? मोहन राकेश जी। क्वेश्चन यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। हमने ट्रिक आपको समझा दिया, याद करना आपका काम है। 2-3 बार पढ़ना, दोस्तों के साथ डिस्कस करना। ये जो गद्य साहित्य का इतिहास है, बहुत सारे लेखक हैं, रचनाएं हैं, याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगा करके इसको पढ़ेंगे तो चीज़ें बेहतरीन ढंग से आपको तैयार हो जाएंगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? कलम का सिपाही। कलम का सिपाही, कलम का सिपाही देखिए 15, 16, 17, 18, 19, 23 इंपॉर्टेंट है। तो कलम का सिपाही किसने लिखा है? अमृत राय ने। अमृत राय ने कलम का सिपाही लिखा है और ये क्या है? एक जीवन चरित्र है। तो इसको आप लोग याद रखना। अमृत राय जी ने कलम का सिपाही लिखा है और कलम का सिपाही एक जीवन चरित्र है। एक ही है तो इसलिए हमने इसके लिए ट्रिक नहीं लिखी। तो इसको आप लोग याद भी कर सकते हो। कलम का सिपाही बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। कलम का सिपाही विधा क्या है? जीवन चरित्र है। और किसने लिखा है? अमृत राय जी ने लिखा है। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्या है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना क्या है? निराला की साहित्य साधना। क्या है? निराला की साहित्य साधना। ये हमारे डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की रचना है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की रचना है निराला की साहित्य साधना। और ये है क्या? किस विधा में लिखी गई है? इसकी विधा है हमारी समालोचना। विधा क्या है? समालोचना। इसको भी आप लोग याद कर लेना। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पांडे बेचन शर्मा। क्या है? कौन है? पांडे बेचन शर्मा उग्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र की जो रचना है वो है अपनी खबर। किसकी खबर? अपनी खबर। आत्मकथा है। किस विधा की रचना है? आत्मकथा है। पांडे बेचन शर्मा उग्र की जो महत्वपूर्ण रचना है वो है अपनी खबर और किस विधा में लिखी गई है? आत्मकथा है। इसको भी आप लोग याद कर लेना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है? हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट हमारे हरिवंश राय बच्चन जी हैं। और हरिवंश राय बच्चन जी की जो रचनाएं हैं उसको आप लोग देखिए। हरिवंश राय बच्चन जी की रचना क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं। कौन सी रचना है? क्या भूलूं क्या याद करूं और किस विधा में लिखी गई है? आत्मकथा है। किस विधा में है? आत्मकथा है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23 लगातार पूछे जा रहे हैं, तो याद कर लेना। क्या भूलूं क्या याद करूं और किस विधा में? आत्मकथा है। अब आत्मकथा भी इन्होंने आत्मकथा विधा में लिखा है। आत्मकथा इन्होंने किस विधा में लिखा है? आत्मकथा विधा में लिखा है। तो आत्मकथा भी एक रचना है, आपको ध्यान में रखना है। आत्मकथा एक रचना है और इसकी विधा क्या है? आत्मकथा है। ये भी 2019 और 22 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए नीड़ का निर्माण फिर। क्या है? नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ का निर्माण फिर क्या है? ये भी एक आत्मकथा है। यानी कि इनकी जो तीनों रचनाएं हैं वो क्या है? किस विधा में लिखी गई? आत्मकथा है। ये भी 15 और 23 में पूछा गया है। अब हम लोग इसको कैसे याद करेंगे? इसके लिए आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए। इसको हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से ही समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोई हमारा रसगुल्ला है, कोई हमारा छात्र है, कोई रसगुल्ला है। और ये जो रसगुल्ला है ये किस वंश से संबंधित है? एक किस वंश से संबंधित है? सब लोगों का अपना एक वंश होता है, तो इसका भी एक वंश है। और वंश कौन सा है इसका? हरिवंश है। कौन सा वंश है? हरिवंश है। इसका हरिवंश है। ये हरिवंश से रिलेट करता है। तो हरिवंश को हम लोग याद किससे करेंगे? हरिवंश राय बच्चन जी से। ठीक है, हरिवंश को हम लोग किससे रिलेट करेंगे? हरिवंश राय बच्चन जी से।
अब ये जो रसगुल्ला है, ये अपनी रसगुल्ली से कहता है, ठीक है, ये रसगुल्ला अपनी रसगुल्ली से कहता है कि मेरी आत्मा कह रही है। क्या कह रहा है? ये रसगुल्ला कॉन्सेप्ट आप याद करिएगा। हमारा काम क्या है कि इनको याद करना किसी भी तरीके से, तो हम लोग याद करते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो रसगुल्ला है अपनी इस रसगुल्ली से कहता है, क्या कहता है कि मेरी आत्मा कह रही है। क्या कह रही है? मेरी आत्मा कह रही है, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। यानी कि इसकी आत्मा कह रही है कि क्या भूलूं क्या याद करूं। तो रसगुल्ली क्या कहती है, आप लोग इसको समझना है। जो रसगुल्ली है ये जवाब क्या देती है? ये कहती है तू सिर्फ नीड़ का निर्माण कर। नीड़ का मतलब होता है घोंसला। तो कह क्या रही? तू सिर्फ नीड़ का निर्माण कर। आप लोग समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये रसगुल्ला अपनी रसगुल्ले से कहता है कि मेरी आत्मा कह रही है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, मतलब कौन सी चीज मैं भूलूं क्या याद करूं। तो ये इसकी रसगुल्ली कहती है कि तू सिर्फ नीड़ का निर्माण कर। देखिए हमारी तीनों रचनाएं आ गई इसमें। क्या भूलूं क्या याद करूं आ गया। आत्मा, ये जो हमारी आत्मा है ना, इसको हम लोग आत्मकथा से रिलेट करेंगे। और यहाँ पे जो नीड़ का निर्माण है, ये जो नीड़ का निर्माण है, देखिए हमारी क्या है? रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा नीड़ का निर्माण है, और यहाँ से जो आत्मा है, इस आत्मा को हम लोग रिलेट करेंगे आत्मकथा से। आत्मकथा, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, ये तीनों हमारी किस विधा में लिखी गई? आत्मकथा विधा में लिखी गई हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो आत्मा है हमारी दो चीजों को बता रहा है। क्या बता रहा है? एक तो कह रहा है कि आत्मकथा हमारी क्या है? रचना है। और किस विधा की रचना है? आत्मकथा विधा की रचना है बता रहा है। यानी कि ए और हमारी जो आत्मकथा है, तीनों किस विधा में? आत्मकथा विधा में। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। और इन तीनों को लिखने वाले क्या कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। तो इस हरिवंश से, यानी कि इसके वंश से हम लोग हरिवंश को रिलेट करेंगे। तो ट्रिक आप लोगों को पसंद आई होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद करना, वैसे याद करेंगे तो बहुत समय लगेगा और चीज़ें याद भी नहीं रहेंगी। हमें कुछ स्मार्ट तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो स्मार्ट तरीका हमारा यही होना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। नेक्स्ट कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की जो रचना है वो क्या है? दीपदान है और पृथ्वीराज की आंख। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की जो रचना है वो क्या है? दीपदान है और पृथ्वीराज की आंख है। ये दोनों किस विधा में लिखी गई हैं? विधा देखिए यहाँ पे हमारी कौन सी विधा है? एकांकी है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की जो रचनाएं हैं दीपदान और पृथ्वीराज की आंखें, एक किस विधा में लिखी गई? एकांकी में लिखी गई हैं। एकांकी विधा है। तो आप लोग कहेंगे सर जी इसको कैसे याद करें? तो इसको भी याद करने के लिए हमने ट्रिक बनाई। आप लोग ट्रिक समझना, ट्रिक समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। याद भी करना, 2-4 बार पढ़ना, याद हो जाएगा। देखिए अब जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा, देखिए लेखक का नाम पहले आ गया। लेखक का नाम पहले आया। हमने आपसे बताया था कि जो भी हमारी ट्रिक होगी लगभग सब में लेखक का नाम पहले आएगा। तो लेखक जी हमारे आ गए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को दीपा ने पृथ्वीराज की एकाकी आंख दान की। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, समझिए हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। ये जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, यहाँ पे दीपा है। ये जो दीपा है, दीपा ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा को जो पृथ्वीराज की आंख थी ना, एकाकी आंख, उनको उस आंख को क्या कर दिया? दान कर दिया। अब देखिए इसको हम लोग कैसे समझेंगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हमारे लेखक हो गए। ये जो दीपा है, दीपा को हम लोग दीपदान से रिलेट करेंगे। किससे रिलेट करेंगे? दीपदान से रिलेट करेंगे। दीपदान हो गया प्लस क्या है? पृथ्वीराज।
और पृथ्वीराज से हम लोग पृथ्वीराज की आंख को रिलेट करेंगे। आप लोग इस टेक्निकल टर्म्स को ध्यान से समझिए। दीपा से हम लोग दीपदान को रिलेट करेंगे और प्लस प्लस हमारा क्या है, दीपदान और जो पृथ्वीराज की आंखें दोनों रचना है, इसका बस यही मतलब है। दीपदान और पृथ्वीराज की आंख, ये दोनों रचनाएं हो गई, दोनों रचनाएं हो गई। किस विधा की हैं? देखिए, एकाकी आंख दान कर दी, तो एकाकी को हम लोग किससे रिलेट करेंगे? एकाकी को हम लोग किससे रिलेट करेंगे? एकांकी से। देखिए, ज़्यादा सोचना नहीं है, एकाकी है तो बस पॉइंट का मतलब है, यहाँ पे एकांकी हो गई, एकांकी हमारी क्या हो गई? विधा। अब आप लोग यहाँ से याद कर सकते हो, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की जो रचना है वो दीपदान है, पृथ्वीराज की आंख है, और किस विधा में लिखी गई है? एकांकी विधा में लिखी गई है। आप लोग एक लाइन में इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो, डॉक्टर रामकुमार वर्मा को दीपा ने पृथ्वीराज की एकाकी आंख दान की। तो ट्रिक आप लोगों की समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जा रही है, बट आप लोगों को पढ़ना है, नंबर्स एग्जाम में अच्छे लेने हैं, इनको याद करना है, तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा, 10 नंबर वैसे नहीं मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारे हैं देवकी नंदन खत्री जी। कौन है? देवकी नंदन खत्री। अब जो देवकी नंदन खत्री हैं, इनकी जो रचना है वो क्या है? भूतनाथ है। देवकी नंदन खत्री की रचना क्या है? भूतनाथ है। और इनकी ये जो भूतनाथ रचना है किस विधा में लिखी गई है? तिलिस्मी उपन्यास, यानी कि उपन्यास ही है, ठीक है। देवकी नंदन खत्री की जो रचना है वो है भूतनाथ, और भूतनाथ किस विधा की रचना है? उपन्यास है। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? आप लोग देखिए कैसे याद रखेंगे। देवकी नंदन क्या है? हमारे लेखक हो गए, लेखक हो गए देवकी नंदन जी। देवकी नंदन ने भूतनाथ का उपसंहार किया। देवकी नंदन ने भूतनाथ का उपसंहार किया। तो यहाँ पे जो हमारा भूतनाथ है वो क्या है? रचना है, और उपसंहार के उप से हम लोग उपन्यास को रिलेट करेंगे। देवकी नंदन ने भूतनाथ का उपसंहार किया। देवकी नंदन कौन थे? आप लोग बताइए। इसको अगर आप लोग अर्थपूर्ण तरीके से समझना चाहते हो, देवकी नंदन कौन थे? भगवान श्री कृष्ण थे। और ये जो भूतनाथ है, हम लोग कंस को मान लेते हैं, कंस हमारा क्या था? भूतनाथ था। तो भगवान श्री, यानी कि जो देवकी के नंदन थे, पुत्र थे श्री कृष्ण, उन्होंने किसका उपसंहार किया? भूतनाथ का। भूतनाथ था कौन? कंस। अर्थपूर्ण तरीके से हम लोग इसको भी तैयार कर सकते हैं। देवकी नंदन ने भूतनाथ का उपसंहार किया। देवकी नंदन लेखक हैं, भूतनाथ रचना है, उपसंहार के उप से हम लोग रिलेट करेंगे इसकी विधा को, और इस तरीके से हम लोग चीज़ों को याद कर लेंगे। चलिए गाइज, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट हमारे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी हैं। कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी हैं। तो अज्ञेय जी की रचनाओं को हम लोग पढ़ते हैं। अज्ञेय जी की रचना है शेखर एक जीवनी। अब यहाँ पे जीवनी लिखा है तो ये मत समझ लेना कि ये जीवनी है, क्योंकि चीज़ें कभी कभी ऐसा होता है जो जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं है। ये आपको पता होगा, कुछ चीज़ें कभी कभी ऐसी होती हैं जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी की रचना क्या है? शेखर एक जीवनी। और शेखर एक जीवनी जीवनी ना होकर के क्या है? उपन्यास है। 1923 में पूछा गया है। आत्मनेपद, आत्मनेपद क्या है? निबंध संग्रह है। नदी के द्वीप क्या है? एक कविता, क्या है? कविता है। शेखर एक जीवनी उपन्यास है, आत्मनेपद निबंध संग्रह है, नदी के द्वीप क्या है? कविता है। अब चलिए हम लोग कैसे याद करेंगे, इसको भी तो समझना है। चलिए समझते हैं। देखिए, अज्ञेय जी, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी से हम लोग समझ जाएंगे। अज्ञेय जी ने शेखर का उपनयन नदी के द्वीप पर, अज्ञेय जी ने शेखर का उपनयन, उपनयन एक संस्कार होता है, ठीक है। अज्ञेय जी ने शेखर का उपनयन
वैसे हमें यहाँ पे जो शब्द लिखे गए हैं शब्दों का अर्थ भी नहीं समझना है, हमें तो बस ट्रिक के माध्यम से लेखक और उनकी रचनाओं विधाओं को याद करना है बस। चलिए, अज्ञे जी ने शेखर का उपनयन नदी के द्वीप पर कविता की आत्मा की शांति के लिए निबंध से करवाया। निबंध किसी का नाम है, ठीक है, निबंध से करवाया, निबंध किसी का नाम है, यहाँ पे मान के चल रहे हैं। अज्ञे जी ने शेखर का उपनयन नदी के द्वीप पर कविता की आत्मा की शांति के लिए निबंध से करवाया। समझिए इसको, अज्ञे हमारा क्या है, अज्ञे हमारे लेखक जी हो गए। शेखर, शेखर यहाँ से रिलेट करिए, देखिए क्या है, शेखर एक जीवनी। इस शेखर को हम लोग रिलेट करेंगे रचना से, शेखर एक जीवनी। इतना समझ में आ गया। जहाँ जहाँ रचना वहाँ वहाँ विधा, तो यहाँ पे उपनयन के उप से हम लोग रिलेट करेंगे किसको, उपन्यास से। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब देखिए, उपनयन कहाँ करवाया, नदी के द्वीप पर। नदी का कोई द्वीप था, कोई टापू था, नदी के द्वीप पर। और ये नदी का द्वीप हमारा क्या है, रचना है। नदी के द्वीप पर कविता, रचना आ गई तो भाई विधा भी आएगी, तो विधा क्या है, कविता है कि आत्मा। अब यहाँ से हमें थोड़ा सा समझना होगा, ये जो आत्मा है, आत्मा को हम लोग आत्मनेपद से रिलेट करेंगे। किससे, आत्मनेपद से, आत्मनेपद से रिलेट करेंगे। तो आत्मा की शांति के लिए निबंध। अब देखिए हमने क्या कहा, जहाँ जहाँ हमारी रचना होगी वहाँ वहाँ पर उसके आसपास कहीं ना कहीं विधा भी होगी। यहाँ पे देखिए रचना है आत्मा, तो भाई विधा भी आएगी, निबंध। तो निबंध हमारी क्या है, विधा है। आत्मनेपद की विधा क्या है, निबंध है। शेखर एक जीवनी है, क्या है, उपन्यास विधा की रचना है। नदी के द्वीप हमारी कविता है, आत्मा को हमने आत्मनेपद से रिलेट किया, और हमारी किस विधा की रचना है, निबंध विधा की रचना है। तो चलिए गाइस, जब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास जैनेन्द्र कुमार जी हैं। कौन है, जैनेन्द्र कुमार जी हैं। और जैनेन्द्र कुमार जी की रचना क्या है, त्यागपत्र है। क्या है, त्यागपत्र है। तो भाई ये जो त्यागपत्र है किस विधा में लिखी गई है, विधा भी इम्पोर्टेंट है। 2014-22, 14 के बाद डायरेक्ट देखिए 22 में पूछा गया, इसका मतलब कभी भी पूछा जा सकता है। तो जैनेन्द्र कुमार जी की रचना क्या है, त्यागपत्र है। किस विधा की रचना है, उपन्यास है। तो उपन्यास है तो हम लोग इसको भी ट्रिक के माध्यम से समझ ही लेते हैं। देखिए क्या है, जैनेन्द्र कुमार ने, जैनेन्द्र कुमार जी हमारे क्या हो गए, लेखक हो गए। जैनेन्द्र कुमार ने जो त्यागपत्र है, त्यागपत्र देने के बाद उपवास किया। उपवास का मतलब होता है भूखा रहना। तो जो जैनेन्द्र कुमार जी हमारे लेखक हैं, जिन्होंने जब त्यागपत्र दिया, तो त्यागपत्र देने के बाद क्या किया, उपवास किया। अब हम लोग कैसे समझेंगे, त्यागपत्र हमारी रचना हो गई, और उपवास के उप से हम लोग विधा को समझ लेंगे। विधा क्या है, उपन्यास है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। और इनकी रचना है उसने कहा था। उसने कुछ भी कहा रहा होगा, हमें क्या पता, सही बात कि नहीं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने एक रचना करी है, रचना है क्या, उसने कहा था। किस विधा की रचना है, कहानी। तो इसको भी आप लोग स्टूडेंट समझना, उसने कहा था, किसने कहा था पता नहीं, रचना किसकी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, और किस विधा की रचना है, कहानी की। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास राहुल सांकृत्यायन जी ने है। राहुल सांकृत्यायन जी हैं। इनकी रचना क्या है, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में मेरी यूरोप यात्रा। यानी कि इनकी जो भी महत्वपूर्ण रचना है वो एक यात्रा वृत्त है। ये आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, क्या है, यात्रा वृत्त है। मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर के देश में मेरी यूरोप यात्रा। इम्पॉर्टेंट भी है, देखिए पूछे भी गए हैं एग्जाम्स में। तो चलिए हम लोग इनको भी याद करते हैं, इनको भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। चलिए देखते हैं। अब देखिए राहुल जी ने, राहुल हमारे मतलब राहुल सांकृत्यायन जी लेखक हो गए। राहुल जी ने, सांकृत्यायन जी ने यूरोप, तिब्बत और किन्नरों के देश में यात्रा की। कहाँ कहाँ यात्रा करी,
यूरोप में, तिब्बत में और किन्नरों के देश में यात्रा की। तो ये देखिए, यूरोप को हम लोग रिलेट करेंगे मेरी यूरोप यात्रा से, तिब्बत को रिलेट करेंगे मेरी तिब्बत यात्रा से, और किन्नरों का देश, देखिए किन्नर का देश, किन्नरों का देश, और यात्रा से हम लोग याद कर लेंगे यात्रा वृत्त है। ये यात्रा हमारी विधा को बता रहा है, यात्रा वृत्त। तो राहुल जी ने यूरोप, तिब्बत और किन्नरों के देश में यात्रा की। तो यहाँ पे यूरोप हमारा मेरी यूरोप यात्रा से संबंधित है, तिब्बत हमारा मेरी तिब्बत यात्रा से संबंधित है, और जो किन्नरों का देश है, किन्नरों का देश, वो भी हमारी रचना है, राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है। और क्या है? यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्त विधा है। तो इस माध्यम से हम इनको भी याद कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट हमारे पास सत्येंद्र नाथ दत्ता जी हैं। कौन है? सत्येंद्र नाथ दत्ता जी हैं, और इनकी रचना है तीर्थ स्थल। क्या है? तीर्थ स्थल है, एक अनुदित काव्य है। क्या है? अनुदित काव्य है। तो सत्येंद्र नाथ दत्ता जी की रचना क्या है? तीर्थ स्थल अनुदित काव्य है। 2014, 17, 18 में पूछा गया है। तो भाई 18 के बाद नहीं पूछा गया, तो इस बार पूछा भी जा सकता है। तो आप लोग इनको ध्यान में रखना। इनके लिए भी हमने ट्रिक बनाई। ट्रिक हमारी देखिए क्या है, ट्रिक आप लोग ध्यान में रखना। ट्रिक पसंद आए तो उसके लिए स्पेशल लाइक जरूर भेजना, क्योंकि ट्रिक बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सत्येंद्र नाथ दत्ता जी हैं। सत्येंद्र नाथ दत्ता कावेरी तीर्थ स्थल पर गए। कहाँ पे गए? कावेरी तीर्थ स्थल पे गए। कौन गया? सत्येंद्र नाथ दत्ता। दत्ता ना समझो, दद्दा कर लेना, ठीक है। सत्येंद्र नाथ दत्ता या फिर दत्ता कावेरी तीर्थ स्थल पर गए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ इसमें हमारा क्या हो गया है, जो रचना है, रचना की विधा थोड़ा पहले आ गई है। कावेरी को हम लोग कावेरी से डिनोट करेंगे, ठीक है। कावेरी को काव्य से, कावेरी को काव्य से, किससे? कावेरी को काव्य से। और यहाँ पे तीर्थस्थल हमारी क्या है? रचना है। देखिए तीर्थस्थल क्या है? रचना है। जहाँ जहाँ रचना वहाँ वहाँ विधा। सही बात कि नहीं? ये रचना है तो विधा है, ये रचना है तो विधा है। तो तीर्थस्थल कौन सा तीर्थस्थल? कावेरी। और कावेरी से हम लोग काव्य को डिनोट करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सियाराम शरण गुप्त जी हैं। सियाराम शरण गुप्त जी की रचना क्या है? दैनिकी। क्या है? दैनिकी। और दैनिकी है क्या? एक डायरी है। सियाराम शरण गुप्त जी की रचना है दैनिकी, और दैनिकी क्या है? डायरी है। 2014-15 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, इसके लिए हमारी ट्रिक क्या है? देखिए आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते भी होंगे, तो न्यूज़पेपर में हमारा एक दैनिक जागरण आता है, ठीक है। क्या आता है? दैनिक जागरण। ये जो हमारा दैनिक जागरण है, ये आज देखिए हमारे किस काम आने वाला है। इस दैनिक जागरण को हम लोग दैनिक जागरण ना करके आप लोग क्या कहेंगे अपनी सुविधा के लिए? दैनिकी जागरण कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? दैनिकी जागरण। और यहाँ से देखिए ये जो रण है, यहाँ पे देखिए जो रण है, ये जो हमारा रण है, इस रण को हम लोग सियाराम शरण से इंगित करेंगे, सियाराम शरण से इसको समझेंगे, ठीक है। ये रण हमारा डिनोट कर रहा है सियाराम शरण को, और सियाराम शरण जी हमारे क्या है? लेखक हैं। आप लोग समझ जाइए, रण को हम लोग इंगित करेंगे सियाराम शरण से, और सियाराम शरण जी हमारे लेखक हैं। किसके लेखक हैं? दैनिकी के लेखक हैं। देखिए किसके लेखक हैं? दैनिकी के। सबसे पहले हम लोग दैनिक जागरण को दैनिकी जागरण पढ़ेंगे। तो दैनिकी जागरण, और दैनिकी जागरण से हम लोग क्या क्या रिलेट करने वाले? जागरण से हम लोग रण को यानी कि सीताराम शरण को, दैनिकी हमारी रचना हो गई, और जहाँ जहाँ रचना वहाँ तो भाई विधा आनी है। तो हम लोग दैनिक जागरण को, दैनिकी जागरण तो पढ़ेंगे, लेकिन दैनिकी जागरण पढ़ने के बाद दैनिकी जागरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दैनिकी जागरण। क्या पढ़ेंगे? दैनिकी जागरण। दैनिकी जागरण। यहाँ पे देखिए दैनिकी जागरण। जागरण हमारा शरण से, सियाराम शरण से संबंधित है। दैनिकी हमारी क्या हो गई? रचना हो गई। और विधा कौन सी है? डायरी विधा है। जहाँ जहाँ रचना वहाँ वहाँ विधा, ठीक है। चलिए आप लोग इस निमोनिक का यूज करके चीज़ों को याद कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आखिरी पेज पर आ गए। चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। हमारे लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। कौन है?
फणीश्वर नाथ रेणु, और जो फणीश्वर नाथ रेणु हैं इनकी जो प्रमुख रचना वो क्या है, मैला आंचल। क्या है, मैला आंचल। देखिए 15, 17, 19, 23 में पूछा गया है, कभी भी पूछा जा सकता है। फणीश्वर नाथ रेणु, मैला आंचल इनकी रचना है, और किस विधा में, उपन्यास है। किस विधा में, उपन्यास है। तो ट्रिक देखिए क्या है, उपन्यासी ने कहा फणीश्वर का आंचल मैला है। ट्रिक हमारा थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन क्या करें, याद तो करना पड़ेगा ना। तो देखिए क्या है, उपन्यासी ने कहा फणीश्वर का आंचल मैला है। ये जो आंचल मैला को हम लोग मैला आंचल से डिनोट करेंगे। किससे, आंचल मैला को हम लोग मैला आंचल से डिनोट करेंगे। और ये जो मैला आंचल है वो रचना किसकी है, फणीश्वर नाथ जी की रचना है, फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। और किस विधा की रचना है, उपन्यासी से हम लोग उपन्यासी को उपन्यासी ना कह के उपन्यास पढ़ेंगे, ठीक है। तो उपन्यास विधा की रचना है, आप लोग समझ गए होंगे। आंचल मैला रचना हो गई, लेखक विधा, रचना लेखक विधा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इलाचंद्र जोशी जी हैं। क्या है, इलाचंद्र जोशी जी हैं। इलाचंद्र जोशी जी की रचना क्या है, सन्यासी है। सन्यासी किस विधा की रचना है, उपन्यास है। आहुति है, वो भी क्या है, कहानी है। सन्यासी उपन्यास है, 2019 में पूछा गया है। आहुति हमारा क्या है, आहुति हमारी कहानी है, 2022 में पूछा गया है। इसके लिए हमारी ट्रिक क्या है, ट्रिक भी आप लोग समझ लीजिए। ट्रिक क्या है, ट्रिक के माध्यम से याद करना चीजें आसान हो जाती हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसको। इलाचंद्र जोशी, लेखक का नाम पहले, जैसे अब तक हमने सारी ट्रिक पढ़ी 2-3 को छोड़ करके, उसी तरीके से हमारी ये भी है। इलाचंद्र जोशी ने संन्यास धारण करने के बाद, अब इलाचंद्र जोशी जी ने सन्यासी उपन्यास लिखा है, तो इसको हम लोग ऐसा मान सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं ट्रिक भी। तो इलाचंद्र जोशी ने संन्यास धारण करने के बाद हवन की आहुति, अब भाई कोई हवन की आहुति कर रहा, क्यों करेगा, हानि से बचने के लिए। इलाचंद्र जोशी ने संन्यास धारण करने के बाद हवन की आहुति हानि से बचने के लिए दी। अब देखिए इलाचंद्र जोशी हमारे लेखक हो गए। संन्यास से हम लोग इनकी रचना सन्यासी को इंगित करेंगे। संन्यास जो हमारी रचना है, संन्यास ये जो वर्ड है, इसको हम लोग सन्यासी से रिलेट करेंगे। और देखिए संन्यास, और संन्यास में देखिए हमारा ये भी बता रहा है किस विधा की रचना है, संन्यास, यास, यास, यास से हम लोग उपन्यास, लास्ट वाले को देखिए, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए संन्यास से सन्यासी हो गया, और यहाँ पे ये जो यास है, इस यास से हम लोग उपन्यास पढ़ेंगे। देखिए लास्ट वाला सेट हो रहा है इससे, तो हमारी विधा हो गई। सन्यासी की विधा क्या हो गई, उपन्यास। समझ गए आप लोग। चलिए हवन की आहुति, तो हवन की आहुति, और ये आहुति हमारी क्या होगी, रचना होगी। देखिए आहुति हमारी क्या होगी, रचना हो गई। और किस विधा की रचना है, कहानी। यहाँ हानि से हम लोग कहानी को डिनोट करेंगे, ठीक है, हानि से कहानी को, हानि से कहानी को, और जहाँ जहाँ रचना वहाँ वहाँ विधा। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमने महत्वपूर्ण जो भी हमारे प्रमुख लेखक थे, उन लेखक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण रचनाएं थी, और प्रत्येक महत्वपूर्ण रचनाओं की जो भी विधा थी, हमने ट्रिक के माध्यम से सीखा। तो बच्चों, आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों में शेयर भी करना। और हाँ, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप लोगों को इसी तरीके से वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए गाइज, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।